बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज़म। ऐसी ग्रोथ मूवमेंट्स हैं जिनमें प्लांट ऑर्गन्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। और सबसे इम्पोर्टेंट वन, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस जो है दैट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। कि असल में ये स्टिमुलस है जो प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है कि प्लांट ऑर्गन्स जो हैं या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रो करते हैं या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो करते हैं। तो उसी लिहाज से फिर इन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रॉपिज़म हो सकता है अगर तो ये हो टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और नेगेटिव ट्रॉपिज़म अगर ये हो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो इनके एग्जांपल्स कुछ हमने जो स्टडी करनी है यहाँ वो है एक फोटोट्रॉपिज़म, लाइट स्टिमुलस के तौर पर रोल प्ले करे। जियोट्रॉपिज़म, जब ग्रेविटी जो है वो स्टिमुलस के तौर पर रोल प्ले करे, जैसे यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जबकि शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज़म शो करती हैं। इसी तरह से थिग्मोट्रॉपिज़म है, कांटेक्ट टच की वजह से। यहाँ जैसे ये वाइन हमें एक स्पोर्ट के गिर्द लिपटी हुई नज़र आती है, तो यहाँ जिस साइड पे उसमें कांटेक्ट था, टच था, उस साइड से ग्रोथ कम हुई है जिस वजह से वो लिपट जाती है फिर अराउंड द स्पोर्ट। ऐसे कीमोट्रॉपिज़म, केमिकल स्टिमुलस की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट्स हो जाती हैं, जैसे फंगल हाइफी जो हैं, राइजोइड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द केमिकल्स ताकि उन्हें एब्जॉर्ब कर सकें। और हाइड्रोट्रॉपिज़म है, वाटर की मूवमेंट, वाटर की वजह से जो है वो मूवमेंट हो जाए। इसमें स्टिमुलस जो है वो वाटर होता है, जैसे रूट्स मूव करती हैं टुवर्ड्स द वाटर, जैसे इस डायग्राम में हमने इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोटोट्रॉपिज़म। ऐसी कंडीशन जब में ऐसी प्लांट मूवमेंट्स हैं जिनमें प्लांट ऑर्गन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट। जैसे स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज़म शो करता है और रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़म शो करती हैं बिकॉज रूट्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे इनकी डिस्कवरी। उसके लिए दो कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर कर लें। एक है कोलियोपटाइल। जब भी ग्रासेस जो हैं या फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी के जो मेंबर्स हैं उनके सीड्स हम जर्मिनेट करवाएं, वो ग्रो करें, तो उनमें से फर्स्ट जो इमर्जेंस ऑफ एम्ब्रियो होता है तो वो एक कवरिंग में होता है। तो जर्मिनेटिंग सीड में जब भी शूट निकलती है तो वो एक कवरिंग में होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कोलियोपटाइल। और उसके अंदर जैसे हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो है प्राइमरी लीफ। तो कोलियोपटाइल जो है हम फर्स्ट कवरिंग जो इमर्ज आउट होती है फ्रॉम द सॉइल वो कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन हमें नज़र आ रहा है कि ये है उसका फर्स्ट लीफ और अराउंड उसके जो वाइट ये कवरिंग है, दैट इज़ द कोलियोपटाइल। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है कोलियोपटाइल स्टम्प। स्टम्प से मुराद है कि हमने ऊपर से यहाँ से इसे कर दिया डीकैपिटेट, ऊपर से थोड़ी सी कैप उतार दें कोलियोपटाइल की तो वो बाकी का बचा हुआ हिस्सा कहलाता है स्टम्प। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है फोटोट्रॉपिज़म पर कि क्यों जो है वो प्लांट्स के स्टेम जो हैं वो बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द लाइट, ये चार्ल्स डार्विन और हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने 1890 में उन्होंने देखा कि रीड, कैनरी ग्रास जो है और ओट एविना सैटिवा जिसे हम कहते हैं, ये इनके कोलियोपटाइल जो हैं जब हम उन्हें यूनिलेटरल लाइट देते हैं, यूनिलेटरल लाइट्स जैसे हमने यहाँ पर दी, एक साइड से लाइट देते हैं, तो इनकी जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स जो हैं वो टुवर्ड्स द लाइट मुड़ जाती हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ये क्यों मुड़ते हैं, उनका ख्याल था कि टिप जो है यहाँ पर ये कोलियोपटाइल की ये परसीव करती है स्टिमुलस फॉर द यूनिलेटरल लाइट, और इस परसेप्शन को जो उसने स्टिमुलस को परसीव किया है इसे फिर लोअर डाउन जो हिस्सा है, तो उन्होंने देखा
कि टिप जो है कोलियोपेटाइल की वो परसीव करती है स्टिमुलस ये यूनिलेटरल लाइट का, और इस स्टिमुलस को फिर वो ट्रांसफ़र करती है ग्रोथ एरिया में जो जस्ट बिलो द टिप होता है, जहाँ पर ये रिस्पॉन्ड शो करता है और बेंड हो जाता है। फिर प्लांट का पार्ट जो है स्पेशली स्टेम या कोलियोपेटाइल जो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द लाइट। तो ये बेंड क्यों हो जाता है, उसकी वजह ये सिर्फ कि लाइटेड साइड से सेल जो हैं वो इलोंगेट नहीं हो पाते, जबकि डार्कर साइड से या शेडेड साइड से सेल ज़्यादा इलोंगेट हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कोलियोपेटाइल हैं वो बेंड हो जाते हैं टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरह से फिर 1926 में फिट्ज़वेंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने टिप्स जो थी कोलियोपेटाइल्स की वो रिमूव कर दी और स्टंप रहने दिए। अब हम समझ गए हैं कि टिप्स ऊपर से जब हम रिमूव कर देते हैं तो बाकी बचा ही हुआ हिस्सा जो है वो कहलाता है स्टंप। और इन्होंने ये जो सारी कोट की कोलियोपेटाइल्स ग्रो की ये उन्होंने डार्क में ग्रो की, और टिप्स जो हैं सारी उतार के उन्होंने प्लेस कर दी अगर ब्लॉक के ऊपर सेवरल आवर्स के लिए। और फिर उन्होंने इसे अगर ब्लॉक के किए टुकड़े छोटे छोटे और उन्हें प्लेस किया कोलियोपेटाइल स्टंप के ऊपर। और उन्होंने देखा जब भी वो एक साइड पर इसे प्लेस करते हैं इस अगर ब्लॉक को जिसके ऊपर हमने काट के रखी थी सेवरल आवर्स के लिए कोलियोपेटाइल टिप्स, तो जिस साइड पे हम अगर ब्लॉक रखते हैं जो कोलियोपेटाइल स्टंप है या हमारा प्लांट है वो उससे दूसरी तरफ को मुड़ जाता है, जिससे फिट्ज़वेंट ने डिवाइस किया या ड्राइव किया कि कोई ना कोई ऐसी शय ज़रूर मौजूद है इन कोलियोपेटाइल में जो कोलियोपेटाइल टिप से निकल के गई आगर ब्लॉक्स में, और आगर ब्लॉक जो हैं उसे जब हमने प्लेस किया तो स्टेम एलोंगेशन हो गई जिस साइड पर हमने इसे प्लेस किया, और स्टेम एलोंगेशन होने की वजह से ये बेंड हो गया है अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द आगर ब्लॉक। तो ये जो बेंडिंग है वो होती है ऑक्सिन्स की वजह से। उन्होंने कोलियोपेटाइल में से ऑक्सिन का एनालिसिस किया कि ये सोर्स हैं ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में होने की वजह से वो जिस साइड पर ज़्यादा होंगे ज़ाहिर है उस साइड पर वो कर देते हैं इलोंगेशन ऑफ सेल्स। तो सेल इलोंगेट हो गए इस साइड के, जिस वजह से कोलियोपेटाइल जो है वो दूसरी साइड को जिस साइड पर ऑक्सिन कम है उस तरफ को मुड़ गई।